गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग असाइनमेंट के दूसरा प्रश्न बनाने जा रहे हैं। जो प्रश्न है इस प्रकार, परामर्श के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर है परामर्श के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। देखते हैं। सिद्धांत की व्याख्या प्रायः किन्हीं दृष्टिगोचर व्यापार या घटनाओं के अंतर्निहित नियमों अथवा दिखाई देने वाले संबंधों के प्रतिपादनों के रूप में की जाती है, जिनका एक निश्चित सीमा के अंदर प्रशिक्षण संभव है। परामर्शकर्ता के लिए इन सिद्धांतों के आधारों का परिचय आवश्यक अध्ययन की सुविधा हेतु इन्हें निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। आमने सामने संबंध का सिद्धांत, भावनात्मक एवं बौद्धिक बदलाव का सिद्धांत, अभिवृत्ति एवं क्रिया में परिवर्तन का सिद्धांत, व्यक्तिगत निर्णय बदलाव का सिद्धांत, आमने सामने संबंध का सिद्धांत। पहला है आमने सामने संबंध का सिद्धांत। परामर्श प्रक्रिया में निर्णय लेने का उत्तरदायित्व प्रार्थी पर होता है, अतः परामर्शदाता सलाहकार नहीं होता। इसी प्रकार निर्णय की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व भी प्रार्थी पर ही होता है। परामर्श व्याख्यान और बहस नहीं। परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता उन निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है जो किए जाते हैं। पहला, परामर्श किसी के साथ किसी समस्या के बारे में सामने बात करना है। दूसरा है सामान्यतः लेकिन हमेशा नहीं, दो व्यक्तियों में से एक के पास तथ्य या अनुभव या योग्यता होती है जो कि दूसरे के पास नहीं होती है। तीसरा, परामर्श की प्रक्रिया में समस्या का स्पष्ट किया जाता है। परामर्शदाता कौशलपूर्ण प्रश्नों द्वारा यह पता लगाता है कि समस्या क्या है तथा समस्या का महत्व क्या है। चौथा, परामर्शदाता परामर्श प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों से तथ्य उगलवा पाता है। पांचवा, परामर्श समस्त निर्देशन कार्यक्रम का सक्रिय भाग है। छठा, परामर्श व्यक्ति के साथ और आमने सामने का संबंध है। यह संबंध परामर्शदाता और प्रार्थी के बीच होता है। छठा हो गया। सातवां है परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है। परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है। आठवां है परामर्श व्यक्ति की समस्या पर केंद्रित होता है। दूसरा, भावनात्मक एवं बौद्धिक बदलाव का सिद्धांत। पहला इसमें है परामर्श का संबंध सामान्य चिंताओं से होता है। मनोचिकित्सा के लिए मेडिकल ढांचा चाहिए लेकिन परामर्श में शैक्षणिक ढांचा चाहिए। मनोचिकित्सा की प्रविधियों है खेल चिकित्सा, नाटक, सामाजिक नाक आदि। परामर्श में ऐसी प्रविधियों का प्रयोग स्कूल में किया जा सकता है। दूसरा है परामर्श दो व्यक्तियों के बीच संबंध है जिसमें परिपक्व व्यक्ति की समस्याओं को परिभाषित करने में, उसके बारे में सोच विचार करने में तथा कुछ आदतों और दृष्टिकोणों को विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए विकसित करने में सहायता करना शामिल है। मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियों के प्रयोग द्वारा समायोजन करने की प्रक्रिया है। तीसरा है एक परामर्शदाता मनोचिकित्सक नहीं हो सकता
लेकिन एक मनोचिकित्सक अच्छा परामर्शदाता हो सकता है। परामर्शदाता गंभीर प्रकृति के केसों को मनोचिकित्सक के पास भेज सकता है। परामर्श में केवल मनोवैज्ञानिक हो व्यक्ति के अध्ययन का आधार नहीं होता, जबकि मनोचिकित्सा में व्यक्ति के अध्ययन का आधार केवल मनोविज्ञान हो जाता है। परामर्श का लक्ष्य होता है व्यक्ति को विकासात्मक कार्यों से निपटने में सहायता करना जो एक उसकी आयु वर्ग के अनुकूल हो। परामर्श का संबंध शारीरिक रूप से स्थित वस्तुओं से होता है, जबकि मनोचिकित्सक का संबंध व्यक्ति को बदलने से है, ताकि व्यक्ति न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की समस्याओं का भी मुकाबला कर सके। तीसरा है अभिवृत्ति एवं क्रिया में परिवर्तन का सिद्धांत। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, घटना या विचार या वस्तु के प्रति अनुकूल अथवा प्रतिकूल भावना का प्रदर्शन करती है। यह अनुभव के आधार पर अर्जित होती है तथा वस्तुओं, मूल्यों एवं व्यक्तियों के संबंध में सीखी जाती है। अभिवृत्ति का संबंध व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों, बुद्धि, मानसिक प्रतिभा एवं विचारों से होता है। अभिवृत्तियों का निर्माण। पहला है परिवेश से देखकर। परिवार में माता पिता, भाई बहन को देखकर, स्कूल में मित्रों को देखकर, मोहल्ले की मित्र मंडली को देखकर, टीवी मीडिया को देखकर। अभिवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत। फ्रिट्ज हाइटर के द्वारा प्रस्तावित संतुलन का सिद्धांत। संतुलन के सिद्धांत को भी POX त्रिकोण के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जो अभिवृत्ति के 3 घटकों या पक्षों को निरूपित करता है। इसमें P का व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाना है, O एक दूसरा व्यक्ति है तथा X वह विषय वस्तु अभिवृत्ति विषय है जिसमें प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करता है। यह भी संभव है कि ये तीनों व्यक्ति ही हो। मतलब बात यह है कि यदि PO अभिवृत्ति हो, OX अभिवृत्ति तथा PX अभिवृत्ति के बीच एक असंतुलन की अवस्था होती है, जो अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। दूसरा, संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विसंगति की मान्यताओं के अनुसार भी उपयुक्त संतुलन की भांति विचार देखने को मिलते हैं। इसमें यह माना गया कि यदि किसी व्यक्ति के अभिवृत्ति में से परिवर्तन करना है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या संगठन के प्रति व्यक्ति के पसंद नापसंद में बदलाव, विचारधाराओं को बदलने से उसके व्यवहार में कई विसंगतियों को विकास होता है, जिसकी वजह से असंतुलन की स्थिति दिखाई देती है और अभिवृत्तिक परिवर्तन होते हैं। तीसरा है 2 स्टेप थ्योरी। SM मशीन के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अभिवृत्ति परिवर्तन करने के लिए सबसे जरूरी एवं महत्वपूर्ण स्रोत के तरफ से लक्ष्य को अपने अंतःप्रमर्श प्रभाव में लेना शामिल है। टारगेट जिसमें परिवर्तन लाना और स्टेप 1 मुहावरा
समन्वय, सहकार, कहावतें। स्टेप 2, टारगेट, जो परिवर्तन करने वाला है। चौथा, व्यक्तिगत निर्णय बदलाव का सिद्धांत। व्यक्तिगत निर्णय बदलाव का सिद्धांत, व्यक्तिगत द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय जिससे व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है तो व्यक्तिगत निर्णय कहलाते हैं। शील गुण सिद्धांत, वह व्यवहार जो हमारे व्यवहार में स्वार्थिक बाद दृष्टिगोचर होता है शील गुण कहलाता है। शील गुण कहलाता है। ऑलपोर्ट ने शील गुणों को 2 भागों में बांटा है, समान शील गुण, विशिष्ट शील गुण। समान शील गुण, जो समाज के बड़े समूह में पाया जाता है समान शील गुण कहलाता है, जैसे सम्मान, प्रशंसा तथा सहयोग आदि। विशिष्ट शील गुण, विशिष्ट व्यक्तियों में जो जाने जाने वाले शील गुण हैं, यह व्यक्ति को समाज में समान मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, जैसे सत्य, अहिंसा, अहंकार etc। और ऑलपोर्ट ने विशिष्ट शील गुण को 3 भागों में बांटा है। ए, प्रमुख शील गुण, यह प्रत्येक व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है। अहिंसा, महात्मा गांधी। मातृत्व, मदर टेरेसा। अहंकार, रावण। दानवीरता, कर्ण। केंद्रीय शील गुण, वह व्यवहार जो कभी कभी दिखाई देता है, शौर्य, साहस, बलिदान etc। गौण शील गुण, यह व्यवहार में छिपे हुए होते हैं, दया, परोपकार आदि। कैटल ने शील गुणों को 2 भागों में बांटा है, स्रोत शील गुण, सतही शील गुण। शारीरिक रचना सिद्धांत, शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है गोलाकृति, एंडोमॉर्फिक। आपातकृति, मेसोमॉर्फिक। लंबाकृति, एक्टोमॉर्फिक। क्रेसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है, एथलेटिक, दूसरा है एस्थेनिक, तीसरा है पिकनिक और चौथा है डिस्प्लास्टिक।